एपिसोड 18। सुदेश का सवाल सुनकर रजनी झट से बिस्तर पर बैठ जाती है और किताब सुदेश के हाथ से छीनते हुए कहती है, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? सुदेश बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहीं पर, ये अपना बेड है ना, इसके नीचे थी। मैं झाड़ू लगा रहा था तो तब दिखी। वैसे ये किताब किसकी है? बड़ी अजीब लगती है, आज से पहले ऐसी किताब कभी नहीं देखी मैंने। रजनी गुस्से से कहती है, तुमको क्या करना है? ये किताब किसी की भी रहे, तुम अपना काम से मतलब रखो ना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो रजनी? मैं तो बस ऐसे सहूलियत के लिए पूछ रहा था। सुदेश रजनी से वो किताब मांगते हुए कहता है, जरा दिखाओ तो, क्या लिखा है इस किताब में, मैं भी पढ़ूं, बड़ी रोचक किताब लगती है। गुस्से से रजनी की आंख लाल हो गई थी। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके सुदेश की तरफ घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें एक बार कोई चीज समझ नहीं आती क्या? जब सुदेश रजनी को गुस्से से भरा चेहरा देख रहा था तो वह डर जाता है। रजनी वो किताब लेकर कमरे से बाहर जाने लग जाती है। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी सुदेश उसको रोकते हुए कहता है, अब इतनी रात तुम कहाँ जा रही हो रजनी? रजनी सुदेश के सवाल का जवाब नहीं देती और वापस अपने कमरे के अंदर बढ़ने लग जाती है। रजनी सुदेश के करीब जाकर उसके सिर के पीछे के बालों से प्यार से सुलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सुदेश तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यह बात रजनी 2 बार दोहराती है। अगले ही पल वह बात उसके सुदेश के कानों में गूंजने लग जाती है और वो बड़े बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, रात बहुत हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। सुदेश को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे रजनी ने सुदेश को पूरी तरह अपने वश में कर रखा हो। मुझे सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, बड़बड़ाते हुए ही सुदेश बिस्तर के ऊपर लेटकर सो जाता है। सुदेश के सोते ही रजनी वो किताब लेकर उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। रजनी अमोदिता के कमरे से सामने खड़ी हुई थी और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल अमोदिता, दरवाजा खोल। रजनी बार बार अमोदिता को आवाज़ लगाई जा रही थी पर अमोदिता दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। रजनी फिर फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाज़ा खोल नालायक लड़की। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब अमोदिता दरवाज़ा नहीं खोलती है तो एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने वो माने, करे राज। जैसी रजनी यह बात कहती है दरवाजा झट से खुल जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे रजनी की तरफ की यह बात अमोदिता के मन तक पहुंच गई थी और वही सुनकर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाजे की दहलीज पर अमोदिता खड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अमोदिता नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या है माँ, इतनी रात को क्यों उठाया मुझे? रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू की घोड़े बेचकर सो रही है? नालायक कहीं की, तुझे मेरी शादी की चिंता है या नहीं? माँ शादी की चिंता है तभी तो सो रही थी, वैसे भी शादी के बाद कहाँ ये पति लोग सोने देते हैं। तुमको पता है कि कितना अच्छा सपना देख रही थी। युग जी मेरे गले में मंगलसूत्र डालने ही वाले थे कि तुमने वो काले जादू का मंत्र पढ़कर मुझे जगा दिया। तू बस सपने ही देख, अगर ऐसे ही चलता रहा तो युग कभी तेरा नहीं होगा, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि तभी उसकी नज़र रजनी के हाथ में पड़ी किताब पर पड़ती है। वो उस किताब को छूते ही कहती है, ये रद्दी वाली किताब क्यों पकड़ी हुई है माँ तुमने अपने हाथ में? रजनी भिनभिनाते हुए कहती है, हाथ मत लगाना इस किताब को, नालायक लड़की, ये रद्दी वाली किताब नहीं, यह किताब है जो मुझे युग का सब कुछ दिलवा सकती है। अमोदिता अपना मुंह फड़फड़ाते हुए कहती है, क्या क्या माँ, अपने यह किताब मुझे सब कुछ दिलवा सकती है? हाँ, यह तंत्र मंत्र की किताब है। अमोदिता धीरे से कहती है, ये तंत्र मंत्र क्या होता है माँ, कहीं ये काले जादू की किताब तो नहीं? रजनी अमोदिता की बात को सहमते हुए कहती है, हाँ तू ऐसा ही कह सकती है। देख मैं तुम्हें बताती हूँ, काले जादू में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है, पूरा खेल साधना का है। जो जितने अच्छे से साधना करेगा वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शिकार को अपने जाल में फंसा पाएगा। काले जादू में 3 प्रकार की साधनाएं होती हैं। पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना, तीसरा तंत्र साधना। तंत्र साधना मतलब माँ, शब्द का अर्थ है तन, यानी तन से जुड़ा, ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े उस तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसे खुद के शरीर को किसी और के शरीर को या
मर्त शरीर के मंत्रों के और हठ योग साध कर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इनका मकसद शारीरिक मानसिक रोग, अतृप्त आत्माओं की मुक्ति, ध्यान केंद्रित करना, सिद्धियों शक्तियों वशीकरण करना, मारण आकर्षण, यक्षिणी साधना प्राप्त करना होता है। यक्षिणी का नाम सुनते ही मोदिता झट से अपना मुंह फड़फड़ाते हुए कहती है, क्या यह आपने यक्षिणी साधना, ये क्या होती है माँ? यही सुना तूने यक्षिणी साधना, पर यह तेरे काम की नहीं है, तू बस वशीकरण सीख समझी। माँ मुझे बताए ना थोड़ा बहुत ये यक्षिणी साधना के बारे में। माँ मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती है तो पहले वो सीख जो सिखा रही हूँ, समझी। जिस तरह गणित में जीरो से शुरुआत होती है, वैसे ही काली दुनिया में इनकी भाषाओं से शुरुआत होती है। एकदम से सब चीजें नहीं बताई जाती। तू ये मान ले कि आज तेरा काला जादू सीखने का पहला अध्याय शुरू हो गया है। जैसे जैसे तू ये सीखती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हें काले जादू की गहराई के बारे में बताती जाऊंगी। मोदिता हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मंत्र साधना के बारे में बताती हूँ। मंत्रों ही गुप्त विज्ञानम, अर्थात मंत्र एक गुप्त विज्ञान है जिसके गूढ़ रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब तंत्र के अंदर हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्रों के जाप से ऐसी ध्वनि तरंगे कंपन उत्पन्न होती हैं जो आसपास के वातावरण में एक शक्ति संचालन करती है। मोदिता एक टक नजर से रजनी को देख रही थी और उसकी सारी बातें बड़े चाव से सुन रही थी। रजनी किताब के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मंत्र साधना कई प्रकार की होती है। मंत्रों के प्रयोग से किसी देवी देवता, भूत या पिशाच, दानव आदि साधा जा सकता है। तुम्हें पता है मंत्रों का प्रयोग पूजा पाठ और ग्रह शांति के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यंत्र तंत्रों को भी मंत्रों द्वारा संचालित किया जाता है। प्रत्येक यंत्र तंत्र एक विशेष मंत्र होता है जिससे वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? किसे माँ? अरे वो गुप्त संदेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, कोड वर्ड। हाँ सही कहा, कोड वर्ड। ये मंत्र एक प्रकार से कोड वर्ड ही होते हैं। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, वो जैसे वो कौन सी फिल्म है थी? हाँ शायद आई अली बाबा 40 चोर में जिस तरह वो बोलते ही खुल जाता है सिम सिम और वो गुफा खुल जाती है। हाँ सही उदाहरण दिया तुमने, खुल जा सिम सिम एक तरफ का मंत्र था और वो गुफा तंत्र जिससे वो संचालित हो रही थी वह समझी। हाँ समझ गई माँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सबसे आखिरी यानी यंत्र साधना के बारे में। यंत्र साधना को सभी सिद्धियां प्राप्त करने का द्वार भी कहा जाता है। यंत्र और मंत्र को हमें किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। यदि यंत्र शरीर है तो मंत्र शरीर की आत्मा है। जैसे आत्मा शरीर का निवास करती है, वैसे ही अदृश्य शक्तियां इन यंत्रों में निवास करती हैं। रजनी अपनी बात पूरी करती से पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, वो जैसे माँ ताबीज में शक्ति समाहित होती है वैसे ही। हाँ ताबीज भी एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र को हम एक प्रकार से कवच भी बोल सकते हैं। यंत्र के अंदर किसी कागज, भोजन पत्र, धातु पत्र पर स्याही या किसी अन्य चीज साधना के आकृति रूप संख्या बनाई जाती है। यंत्र और कवच सभी तरह की मनोकामना पूरी के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी बचाव आदि के लिए यंत्र कवच बनाए जाते हैं। अमोदिता रजनी के हाथ की किताब देखते हुए कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छी किताब है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? यही तो मैं ढूंढ रही थी। और मिली कैसे तेरे पापा को? अच्छा, पर माँ आपने जवाब नहीं दिया, ये किताब तुमको किसने दी? रजनी धीरे से कहती है, ये किताब मुझे मेरी माँ ने दी थी और उन्हें उनकी माँ ने और उनकी माँ ने और उन्हें उनकी माँ ने। मतलब ये जादू टोना करना हमारी पुश्तैनी काम है, बरसों से चला आ रहा है। हाँ सही कहा, इसी की वजह से हमारा अस्तित्व है। पहले बहुत से लोगों को ये करना आता था पर धीरे धीरे भूल गए। यह रहस्य कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए मेरी दादी की दादी ने यह सब बातें किताब में लिख दी और वही किताब है, समझी। हम लोग स्वाधीन हैं। ये स्वाधीन क्या होता है माँ? वो मर्द जो जादू टोना करते हैं उन्हें सुदाया कहा जाता है और वो औरत को जादू टोना करती है उन्हें सौदाइन कहा जाता है, समझी। हाँ समझ गई माँ, मतलब आज से हम सुदाइन हैं। अरे पहले सीख तो जाइए जादू टोना करना,
स्वाधीन बाद में बनना। चल अब ये बातें करना छोड़, बहुत बकबक करने लगी है तू। जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी वो करते हैं। रजनी किताब को हाथ में पकड़ते हुए अपनी राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ला युग का बाल दे मुझे। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, मूर्ति बनकर खड़े रहती है। अरे नालायक, खड़ी क्या है? मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे, युग का बाल दे। मैंने सुबह बोला था ना कि आज रात उसके बाल में जादू टोना करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ आपने बोला तो था, पर क्या ना वो। रजनी भिनभिनाते हुए कहती है, अरे वो क्या लगा रखा है? सीधे सीधे बोल, तू युग का बाल तोड़ पाई या नहीं? वो माँ मैंने सोचा था जब युग जी सोएंगे तो चुपके से उनका बाल तोड़ लूंगी, पर वो खाना खाते ही निकल गए। अब आप ही बताइए मैं कैसे बाल तोड़ती उनका बाल? तू नालायक ही नालायक रहेगी। पूरा दिन था तेरे पास, क्या किया तुमने? वो माँ अमोदिता कुछ कहती उससे पहले ही रजनी गुस्से से कहती है, चुप रह, मुझसे कुछ नहीं सुनना। सोचा था आज से युग को अपने वश में करना शुरू कर देंगे, पर लगता है कल से ही क्रिया शुरू करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल रात कैसे भी करके युग का बाल चाहिए। पर माँ मैं कहाँ से ला कर दूंगी युग जी का बाल? वो तो गिरवी कोठी में चले गए हैं वापस। अगर युग गिरवी कोठी में गया है तो तू भी चले जा, समझी? मुझे बहाने मत दे, काम करके दिखा जो मैंने तुम्हें बोला है। तुझे युग से शादी करनी है या नहीं करनी है ना माँ? तो बस कल रात कैसे भी करके बाल ला कर दे मुझे, समझी? अमोदिता हाँ, मैं अपना सिर हिला देती है। रजनी वहां से जाने लग जाती है। तभी अमोदिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ अब इतनी रात में यहाँ तक आ ही गई हो, ये जादू टोने की किताब लेकर तो ये मुझे दे ही दो, मैं रात भर पढ़ लूँगी, कल जादू टोना करने में आसानी होगी। रजनी गुस्से से उबलते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू सही में नालायक की नालायक ही रहेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी भी है या नहीं, तू मेरी और सुदेश की बेटी हो ही नहीं सकती। हम तेरी तरह इतने काले काले थोड़ी हैं। जरूर नर्स ने बच्चा बदल दिया होगा उस रात, तुझे भी मेरी गोद में डाल दिया होगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता का मुंह छोटा सा हो जाता है। उसके दिल को एक बहुत गहरी ठेस लगती थी, पर वो कहती है कुछ नहीं। वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी कर रखते हुए कहती है, ये किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, जादू टोने की किताब है। अगर किताब पढ़ते वक्त भी जरा सा मंत्र यहाँ से वहाँ हुआ तो मुसीबत आन पड़ेगी। जादू टोना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको करने के भी कई नियम होते हैं, और पहला नियम तो यह है कि कोई गुरु बनाना पड़ता है, समझी? और तेरी गुरु मैं हूँ। मेरी इजाज़त के बिना इस किताब को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तू नहीं जानती क्या होगा। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं नहीं लगाऊंगी इस किताब को हाथ, तुम्हारी इजाज़त के बगैर, तुम्हारी कसम। रजनी अमोदिता को आंखों में देखते हुए कहती है, देख अमोदिता, अगर युग को अपना बनाना है तो कुछ जल्दी करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे पहले ही युग को अपने वश में कर ले। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। इस तरह युग और डामनी डोंगी के अंदर थे और किश्नोई नदी पार कर रहे थे। उन दोनों ने आधी नदी पार कर ली थी। यामिनी के हाथों में चप्पू थे, जिसकी मदद से वो डोंगी का चला रही थी। युग यह देखकर हैरान था कि दिखने में तो यामिनी एक दुबली पतली लड़की थी, पर उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो युग जैसी भारी भरकम आदमी और डोंगी के वजन को अकेले ही ढो रही थी। युग यामिनी को चप्पू चलाते हुए देख रहा था। उसकी यामिनी से नजर हट ही नहीं रही। यामिनी इस बात को नोटिस कर लेती है और कहती है, ए बाबू, क्या देख रहे हो? मेरा तो बदन। इस युग अपनी नजरें यामिनी के बदन से हटाते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस नदी के पानी को देख रहा था। देखो हमारी डोर उतरते ही कैसे पानी का बहाव कम होगा, कैसे नहीं, मेरा हुक्म जो मानते। युग बिचकाते हुए कहता है, हुक्म मानने का मतलब यह है कि आपको पता नहीं क्या बाबू, ये प्रकृति इंसान के बारे में सोचती है, बस हम ही इसके बारे में नहीं सोचते। तभी तो पानी का बहाव इसने कम कर दिया, और ताकि हम नदी पार कर सके। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी कैसे बातें कर रही थी। यामिनी युग को देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आप यहाँ के नहीं लगते, परदेसी है क्या? हाँ, वो मैं बेंगलोर से आया हूँ, और मेरा नाम बाबू नहीं युग है, समझी? आपका नाम कुछ भी हो, पर हमें आपको बाबू ही कहेंगे। यह नाम
आप हमने आपको। यामिनी की बात सुनकर यूं हंसने लग जाता है। यामिनी को पलटकर कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब देना बेकार। ये किसनोई नदी है ना, इस रोंगा मूचा घाट के किनारे पर रहती हूँ मैं अपने पापा के साथ। वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए सारे कामकाज मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, और बाबू आप यहाँ पर कहाँ रहते हो? मैं ये काला झाड़ी जंगल के पास जो गिरवी कोठी है ना, वहाँ पर रहता हूँ। यामिनी धीरे से कहती है, ये तो मेरा घर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।